एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक है विभवमापी का मानकीकरण और एक होता है विभवमापी की सुग्राह्यता। इन दोनों की परिभाषाएं और इन दोनों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो विभवमापी की विभव प्रवणता पढ़ी है उसके ऊपर डिपेंडेंट दो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है विभवमापी का मानकीकरण। इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें दो वर्ड हैं, आपके पास दो शब्द हैं, एक विभवमापी है और दूसरा मानकीकरण है। विभवमापी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। विभवमापी की पूरी जो घटना है, पूरी की पूरी जो कहानी है, वो अपन ठीक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसका लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन मानकीकरण के बारे में। देखिए, मानकीकरण है वो एक टेक्निकल टर्म है। पहले अपन अलग से सिर्फ मानकीकरण शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, आफ्टर दैट अपन इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। मानकीकरण का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा नापने वाली छड़ है, मीटर स्केल है। आप जब कपड़ा लेने के लिए दुकान में जाते हैं कपड़ा व्यापारी के पास, तो वो एक लोहे की या किसी एल्यूमिनियम की या किसी विशेष मेटल की बनी हुई छड़ से नाप करके, लंबाई नाप करके आपको कपड़ा देता है। अब मान लीजिए कि आप संतुष्ट नहीं हैं कि उसने आपको 1 मीटर जो कपड़ा दिया है वो वास्तव में सही है या नहीं है। तो अब आप उसको जांचने के लिए क्या करेंगे? आपको ये तय करना है कि वो जो छड़ है जिससे नाप करके उसने आपको 1 मीटर कपड़ा दिया है, क्या वो हकीकत में 1 मीटर लंबाई की है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए, सोचिए, देखें। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप जिस चीज़ को वास्तव में मानते हैं कि ये 1 मीटर लंबाई है, उससे आप 1 मीटर कपड़ा नाप लीजिए और उस 1 मीटर नपे हुए कपड़े को, जिसको आपने स्टैंडर्ड मान लिया है, उस 1 मीटर कपड़े को ला करके उस छड़ के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। अब यदि छड़ की लंबाई और उस आपके द्वारा लाए गए स्टैंडर्ड कपड़े की लंबाई अगर इक्वल है, तब आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ये जो छड़ है इसकी लंबाई भी 1 मीटर है। और अगर कोई डिफरेंस रहता है तो फिर अपन उसके अंदर एरर कह सकते हैं। तो मानकीकरण का वास्तविक अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का किसी ज्ञात वस्तु के साथ, कोई नॉन वैल्यू आपके पास है, उसके साथ अपन कंपैरिजन करते हैं और फिर उससे अपने को पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक तुला है, तुला, वजन तोलने वाली तुला। अब आपको उससे 1 किलो कोई वस्तु लेनी है, 1 किलो चावल लेने हैं। दुकानदार ने आपको 1 किलो चावल दे दिए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं कि क्या ये वज़न 1 किलो है या नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? उसने जो 1 किलो के बाट से आपको वज़न तोल करके दिया है, अब आप उस बाट का किसी दूसरे बाट के साथ कंपैरिजन करेंगे और जो दूसरा बाट आप लेके आ रहे हैं वो आप स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो किसी वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु के साथ तुलना करना ही उसका मानकीकरण कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि सर, विभवमापी शब्द के अंदर इसका क्या योगदान है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि विभवमापी का जो कार्य होता है वो होता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना या फिर किसी परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। और उसके लिए अपन जो बेसिकली कहानी यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं विभवमापी की विभव प्रवणता। ठीक है। अब जो विभव प्रवणता है और संतुलन लंबाई है, उसके द्वारा आप किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ। पहले मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन अपन उसके बाद में लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। हालांकि ये मैथमेटिकल पोर्शन आपको डेफिनेशन के बाद में लिखना चाहिए, लेकिन यदि मैं डेफिनेशन आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर आपको उसको याद करना पड़ेगा। पहले इस चीज़ की फील आनी चाहिए। विभवमापी का मानकीकरण है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपने कहा था कि मान लीजिए कि सर, सेकेंडरी परिपथ के अंदर जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल ES है और वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए विभवमापी में आपने क्या पढ़ा था कि सर, एक तो विभवमापी की जो विभव प्रवणता है जिसे अपन एक्स से कहते हैं, और ये होता है एकांक लंबाई पर विभव पतन। और इसको आप विसर्पी कुंजी के साथ में जो अविक्षेप की स्थिति के साथ में जो संतुलन लंबाई आई है ए पॉइंट की तरफ से,
उच्च विभव के सिरे से जो संतुलन लंबाई आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ES की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर संतुलन लंबाई है वो तो आपके सामने है, क्लियर है, लेकिन ये जो विभव प्रवणता है इसके कैलकुलेशन में हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो ES सेल आपने जो द्वितीयक परिपथ में जोड़ा है, यहाँ पे आप किसी ज्ञात विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल आपको पता हो, कि जैसे कि सर ये 5 वोल्ट का कोई सेल है और वो सेल मैंने द्वितीयक परिपथ में जोड़ रखा है, और द्वितीयक परिपथ में जोड़ के उसके लिए आप अविक्षेप की स्थिति की संतुलन लंबाई कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास ES की वैल्यू आपके पास है, ज्ञात वैल्यू का सेल है, संतुलन लंबाई आपके पास आ गई, तो यहाँ से आप विभव प्रवणता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा सर ES अपॉन L। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो विभव प्रवणता है ये आपके पास नोन है, प्रूफ्ड है, ये आपने सिद्ध कर ली है कि इतनी वैल्यू 100% है। हाँ, इसके साथ में एक शर्त ये है कि जो विभव मापी का प्राइमरी सर्किट होता है, प्राथमिक परिपथ होता है, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे धारा नियंत्रक की आपको स्थिति कोई बदल दी जाए तो फिर ये वैल्यू है वो प्रूव्ड नहीं होगी, ये वैलिड नहीं होगी। प्राइमरी सर्किट के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। द्वितीयक परिपथ में आपको पहले जो सेल लेना है वो ज्ञात वैल्यू का, ज्ञात EMF का सेल ले लेना है। उसके लिए आपको अविक्षेप की स्थिति संतुलन लंबाई कैलकुलेट कर लेनी है और वहाँ से आप विभव प्रवणता निकाल लें। अब ये जो विभव प्रवणता है वो 100% प्योर है। अब आप द्वितीयक परिपथ के अंदर कोई दूसरा सेल ले लीजिए और उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको आप E डैश कह दीजिए, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है, तरीका तो सर यही है कि E डैश की जो वैल्यू है उसके लिए विभव प्रवणता इंटू संतुलन लंबाई, इसकी संतुलन लंबाई को मैं L डैश से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, L डैश इसकी संतुलन लंबाई आ जाती है, ये आपने कह दिया। तो अब आपको करना क्या है कि x की वैल्यू, और x की वैल्यू कौन सी, जो प्रूव्ड है, जो मानकीकरण के द्वारा आपने निकाली है वो लिख दीजिए। तो अब आपके पास E डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सर ES तो मानक सेल है जिसकी वैल्यू आपको पता थी, बटा में L उस स्थिति के लिए संतुलन लंबाई, और इनटू में L डैश ये नई जो अज्ञात सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई। तो इस तरीके से आप किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल है वो मानकीकरण के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है कहानी? चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। चलिए अब अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में अपन ने लिखा है कि विभव मापी से किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, बेसिकली विभव मापी है वो इसी काम में आता है। तो अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए विभव प्रवणता का ज्ञात होना, पता होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या करते हैं, विभव प्रवणता का मानक सेल से तुलना करना। विभव प्रवणता है वो भी कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई ऐसा सेल जिसका EMF आपको पता हो उसके साथ उसकी तुलना कर यथार्थ मान, वास्तविक मान ज्ञात करने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे अपन विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई विभव मापी है, उससे आप किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको विभव प्रवणता का पता होना जरूरी है। और विभव प्रवणता आपको कैलकुलेट करनी कैसे है कि आप उस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की जगह कोई ऐसा सेल लगा दीजिए पहले जिसका विद्युत वाहक बल आपको पता हो, फिर उससे संतुलन लंबाई के द्वारा आप उसकी विभव प्रवणता ज्ञात कर लीजिए। वो विभव प्रवणता है वो उस विभव मापी की यथार्थ विभव प्रवणता हो जाएगी। बस इसके साथ में शर्त ये है कि प्राइमरी सर्किट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आप उस मानक सेल को वहाँ से हटा लीजिए और अज्ञात सेल को आप वहाँ पे रख दीजिए, फिर उसके लिए आप संतुलन लंबाई प्राप्त कर लीजिए। फिर आप जब संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे और उसके लिए जब आप विभव प्रवणता की वैल्यू रखेंगे तो वो आप पहले वाली विभव प्रवणता है वो यहाँ पर रख दीजिए। ये जो प्रोसेस है इसे अपन विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं।
तो केवल आपको इसके डेफिनेशन में इतना सा लिखना है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे डालने का प्रयास किया है, वो आप लोगों को केवल पढ़नी है, अपने नॉलेज के लिए पढ़नी है। इसकी डेफिनेशन के साथ में आपको नहीं लिखना है, परंतु इनको याद रखना ज़रूरी है। कई बार ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मानक सेल बताने का प्रयास किया है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात यानी पता हो एवं नियत हो। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से उसका विद्युत वाहक बल बदलता रहे। हालांकि बहुत लंबे समय बाद में उसका विद्युत वाहक बल डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात हो एवं नियत हो, फिक्स हो, ऐसे सेल को अपन मानक सेल कहते हैं। जैसे कैडमियम सेल है, और कैडमियम सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो फिक्स है, 1.0186 वोल्ट रहता है। डेनियल सेल है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.08 वोल्ट रहता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके साथ में आप लोगों का जो विभवमापी का मानकीकरण है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करेंगे विभवमापी की सुग्राहिता की। अगला अपना टॉपिक है विभवमापी की सुग्राहिता। तो ठीक पिछले टॉपिक की तरह विभवमापी के बारे में अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अपने को पढ़ना है कि सुग्राहिता क्या होती है। ठीक है, देखिए सुग्राहिता का अर्थ जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा कि जिस दुकान में अपन सब्जी लेने के लिए जाते हैं और उस शॉपकीपर के पास जो तुला होती है जिससे तौल करके वो आपको सब्जी देता है, उस तुला का जो लास्ट फिगर है वो ग्राम में कैलकुलेट करती है। यानी कि आप उससे 1 किलो के बाद में केवल ग्राम में ही डिफरेंस पढ़ सकते हैं। और यदि मैं सुनार की दुकान के ऊपर जाता हूँ सोना खरीदने, गोल्ड खरीदने के लिए, तो क्या वहाँ पर वो की वो ही तुला काम में ली जाएगी जो सब्जी वाले ने ली थी? क्या वहाँ पर भी जो गोल्ड है वो ग्राम के बाद में, सोना है जो वो किलोग्राम के बाद में केवल ग्राम में कैलकुलेट किया जाएगा, ग्राम से नीचा फिगर नहीं आएगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि शॉपकीपर जो सुनार होता है उसके पास जो तुला होती है उसकी शुद्धता, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। यदि मान लीजिए मेरे पास एक कोई नीडल वाली घड़ी है, सुइयों वाली घड़ी है, वो दीवाल घड़ी है, उसमें 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, आप बखूबी जानते हैं। एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई। यानी अगर उस घड़ी में ये तीनों सुइयाँ लगी हुई हैं तो आप उससे सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि मैं उस सुई में से, उस घड़ी में से जो सेकंड की सुई है उसको निकाल देता हूँ तो अब आप केवल अंतिम फिगर है वो मिनट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आप ये कह सकते हैं कि सर 5:40 या 5:41 हुए हैं। और यदि मैं वहाँ से मिनट की सुई भी निकाल दूँ तो अब आप केवल टाइम है उसको आप केवल और केवल घंटे में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब है किसी मान को शुद्धता से प्राप्त करना। अब शुद्धता से यहाँ पर क्या मतलब है, विभवमापी के साथ और इस सुग्राहिता का क्या कनेक्शन है? देखिए कि मैं इसको आपको रफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये आपके पास वो विभवमापी का डायग्राम है। ये यहाँ पे रेहोस्टेट लगा हुआ है, मैं फटाक से बना लेता हूँ। ये मेरे पास विभवमापी का AB वायर है और इसको अपन ने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ये आपके पास RH है, ये प्राइमरी सर्किट का सेल है, ये कुंजी K1 है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपने कोई सेकेंडरी परिपथ में सेल E लगा रखा है, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और ये आपके पास विसर्पी कुंजी है। तो आपने कहा था कि सर इसकी जो विभव प्रवणता है वो x = हो जाएगी EP/L। ध्यान देना, यानी कि यदि इस तार को जो लंबाई आपने 10 मीटर ली है, पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था कि सर इसकी लंबाई है, वाइवा में भी 100% आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100%। यदि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पोटेंशियोमीटर आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक है तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो तार होता है वो 10 मीटर लंबा क्यों लिया जाता है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन,
क्या हम इस तार को 10 मीटर से ज़्यादा लंबा, जैसे 11 मीटर 12 मीटर लंबा ले सकते हैं या फिर इससे कम ले सकते हैं? तो तीनों प्रश्नों का मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उत्तर यहाँ पे बताऊंगा। बस आप इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। कैसे? कि मान लीजिए मेरे पास इसकी लंबाई मैं 1 मीटर कर देता हूँ, तो 1 मीटर लंबाई करने से क्या होगा कि इसके ऊपर जो L की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, 10 मीटर की अपेक्षा कम हो जाएगी, तो इसकी विभव प्रवणता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और विभव प्रवणता बढ़ने का सीधा सा अर्थ ये है कि एकांक लंबाई के ऊपर जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। यानी कि थोड़ी सा भी विक्षेप यदि आप करेंगे, यानी यहाँ पे आपने विक्षेप के लिए ये विसर्पी कुंजी लगा रखी है, यदि आप इसको 1 मिलीमीटर भी अगर विस्थापित करते हैं, 1 मिलीमीटर, तो आपके इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस तरफ आ जाएगा, और यदि आप 1 मिलीमीटर इस तरफ विस्थापित करते हैं तो आपके पास विक्षेप है वो इस तरफ आ जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर के बीच में एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, और जिसको पता करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी थोड़ी सी लंबाई, जैसे जैसे आप इस विभव मापी के तार की लंबाई घटाएंगे तो इसकी विभव प्रवणता है वो बढ़ जाएगी, और विभव प्रवणता बढ़ने से इसमें जो विक्षेप है वो बहुत थोड़ी सी दूरी के ऊपर दोनों तरफ आएगा, लेकिन आपको तो अविक्षेप की स्थिति उसके बीच में प्राप्त करनी है, और तो उस बीच वाली स्थिति को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अब अगर उसमें थोड़ा सा भी अंतर रह गया, थोड़ा सा भी, तो आपकी कैलकुलेशन में जो त्रुटि है, एरर है, वो बहुत ज़्यादा रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब आपका आंसर रहेगा कि क्या हम इसकी लंबाई को कम कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, बाउंडेड नहीं है कि आप इसकी लंबाई 10 मीटर लें। हाँ, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम करने से क्या होगा और बढ़ाने से क्या होगा उस बात के ऊपर चलते हैं अपन। तो यदि आप इस विभव मापी के तार की लंबाई को घटाते हो तो उससे इसकी विभव प्रवणता बढ़ जाती है। अब इतना ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतनी सी बात सुनकर के आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि विभव प्रवणता बढ़ जाती है। पूरा का पूरा इसका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लंबाई कम होने से तार के ऊपर जो विभव पतन है उसका पावर बढ़ जाएगा, यानी थोड़ी सी दूरी के ऊपर वोल्टेज है वो ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगा, और 1 मिलीमीटर इस तरफ विक्षेप कुछ अलग दूसरी दिशा में है, और आगे वाले 1 मिलीमीटर के बाद में विक्षेप किसी दूसरी दिशा में है। तो आपको तो अविक्षेप की स्थिति पकड़नी है, जिसको पकड़ना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपका आंसर ये रहेगा कि सर यदि विभव मापी के तार की लंबाई को अपन कम करें, हाँ कम कर सकते हैं, लेकिन कम करोगे तो इसकी विभव प्रवणता है वो बढ़ जाएगी, और विभव प्रवणता बढ़ने से इसकी जो शुद्धता है, एक्यूरेसी है, सुग्राहिता है, वो घट जाएगी। यानी सुग्राहिता और विभव प्रवणता एक दूसरे के विपरीत हैं। विभव प्रवणता यदि बढ़ेगी तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर यदि लंबाई घटाने से सुग्राहिता है वो कम हो रही है, लंबाई घटाने से विभव प्रवणता बढ़ रही है और सुग्राहिता कम हो रही है, तो सर क्यों ना अपन इसकी सुग्राहिता को और ज़्यादा बढ़ा दें। यानी 10 मीटर के ऊपर आप कह रहे हो कि सर लंबाई बढ़ाने से सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लंबाई 10 मीटर की बजाय 15 मीटर कर दें तो सुग्राहिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वही प्रश्न आपसे एग्जामिनर करने वाला है। लेकिन अब आप मेरे को एक चीज़ सोच करके बताइए, क्या कि यदि आप इसकी लंबाई को 10 मीटर की बजाय 15 मीटर कर देते हैं तो आप क्या कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू EP/L, और आप कह रहे हैं कि लंबाई को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो विभव प्रवणता है वो कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछली बार ये वायर है, इस वायर में आपने यहाँ पे कनेक्ट किया था, मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास विक्षेप इस तरफ था, और आपने थोड़ा सा आगे यहाँ पे टच किया तो आपके पास विक्षेप इस तरफ था। तो आपको ये बात पता करना मुश्किल था कि इसके बीच में अविक्षेप की स्थिति कहाँ है इस कंडीशन के लिए।
लेकिन जैसे ही विभव प्रवणता कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि तार के ऊपर यहाँ पर यदि आपने टच किया तो आपके पास जो विक्षेप है वो यहाँ पर ही है, और उसके बाद में आप 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आगे जा करके कनेक्ट करते हो तब भी विक्षेप इधर ही है। और उसके बाद में यानी इसके लंबाई के ऊपर, एकांक लंबाई के ऊपर वोल्टेज कम हो गया ना, एकांक लंबाई के ऊपर वोल्टेज का प्रभाव कम हो गया। तो मान लीजिए कि इस वायर के ऊपर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया तो आपको अविक्षेप की स्थिति मिल गई। तो सर आप कहेंगे कि ये मान लीजिए कि 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर की स्थिति है, तो सर हमें तो अविक्षेप की स्थिति मिल गई। लेकिन यदि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर, तब भी इस सुई में विक्षेप नहीं आएगा। इतना विक्षेप डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें विक्षेप आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ भी चले जाएंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई होती है वो अपने को विस्थापित होती हुई दिखाई नहीं देती है, चलती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन रियल में वो हर सेकंड चलती रहती है। घंटे की जो सुई है, अब आप कहेंगे कि सर आप थोड़े से समय के बाद में 5 मिनट पहले घंटे की सुई वही है, 5 मिनट बाद में भी घंटे की सुई वही है, तो आप मिनट में टाइम कैसे बता पाएंगे? यदि घड़ी के अंदर केवल घंटे की सुई लगी हुई है और आपसे कहा जाए कि आप इसका मिनट के अंदर आंसर दीजिए, हाँ 2 घंटे बाद में आप बता देंगे कि पहले 3 बज रहे थे और अब 5 बज रहे हैं। लेकिन 5 मिनट बाद में आपसे कोई आंसर पूछ ले तो आप क्या बता पाएंगे कि पहले कितना टाइम था और अब कितना टाइम है? तो ठीक उसी तरीके से यदि इसकी विभव प्रवणता है वो कम हो जाती है तो यहाँ पर भी अविक्षेप की स्थिति है, यहाँ पर भी अविक्षेप की स्थिति है और यहाँ पर भी अविक्षेप की स्थिति है। यानी ऐसा नहीं है 5 मीटर के ऊपर आपके पास अविक्षेप की स्थिति है, आप 6 मीटर पे जाएंगे तो जरूर विक्षेप आ जाएगा। लेकिन 5 मीटर 2 सेंटीमीटर के ऊपर भी अविक्षेप है, 5 मीटर 3 सेंटीमीटर के ऊपर भी वही अविक्षेप है, 5 मीटर 4 सेंटीमीटर के ऊपर भी वही अविक्षेप की स्थिति है। तो फिर आपको अविक्षेप की जो वास्तविक स्थिति है उसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि इसकी जो शुद्धता है, उसकी जो सुग्राहिता है वो वापस कम हो जाती है। यानी इसके अंदर इतनी ज़्यादा विस्तार हो जाता है कि अविक्षेप की स्थिति है वो कई लंबाइयों के ऊपर प्राप्त होती है। तो इसलिए जो ना तो आपको अविक्षेप की स्थिति है वो मिलीमीटर में मिले, ना आपको अविक्षेप की स्थिति है वो मीटर के बाद में सेंटीमीटर में भी वही प्राप्त हो, इसके लिए इसकी जो बीच की वैल्यू है वो अपनी 10 मीटर रखी जाती है। 10 मीटर रखने से ना तो इसकी सुग्राहिता कम होगी और ना इसकी तार के ऊपर जो विभव प्रवणता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसे 10 मीटर का रखा जाता है। तो बेसिकली सुग्राहिता का मतलब सीधा सीधा है कि इस तार की लंबाई को यदि आप बढ़ाओगे तो विभव प्रवणता है वो कम हो जाएगी और इसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। मैं वापस थ्योरी के ऊपर चलूँगा, लेकिन मेरे जो बेसिकली दिमाग में 3 प्रश्न थे कि विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर क्यों रखी जाती है, क्या इसको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, इसको कम करेंगे तो क्या प्रभाव होंगे और इसको यदि बढ़ा देंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न हैं वो आपको इनके आंसर मिल जाने चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं विभव मापी की सुग्राहिता की परिभाषा की। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि विभव मापी की सुग्राहिता इसकी विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। आपने इस बात को अच्छे से फील कर लिया, समझ लिया कि विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो विभव प्रवणता के ऊपर डिपेंड करती है। आपको यहाँ पे उस बात को एक्सप्लेन नहीं करना है। और विभव प्रवणता का मान कम होने पर, x की वैल्यू कम होने पर विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो बढ़ जाती है। यानी यदि आपको सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको विभव मापी की जो प्रवणता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर है, उसको आपको डिक्रीज करना होगा, कम करना पड़ेगा। और उसका एक सीधा सा मेथड है कि आप उस तार की लंबाई को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लंबाई बढ़ने से विभव प्रवणता कम हो जाएगी, और जब विभव प्रवणता कम होती है तो सुग्राहिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना सा आपको विभव मापी की सुग्राहिता के अंदर लिखना होता है, बट इसकी जो सारी कहानी है वो आपको फील आनी चाहिए। चलिए अब अपन कहते हैं कि जो प्रारंभिक
परिपथ है, प्राइमरी सर्किट है, उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है उसकी वैल्यू E है और उसकी जो लेंथ है विभवमापी के तार की वो L है। तो दोनों के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो एंगल L थीटा है, जो L की भुजा के साथ थीटा एंगल बन रहा है, दैट इज आपके पास विभव प्रवणता हो जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। दोनों में से कोई एक डेफिनेशन है वो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। अब अपन इनके न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, अपने बुक के अंदर दे रखे हैं, चलिए अपन उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास न्यूमेरिकल आता है नंबर 5, यानी छठे चैप्टर का 5वां एग्जाम्पल। क्या कह रहा है देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे हैं। देखिए, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर है वो 5 है। ठीक है, आप इस प्रश्न को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास एक विभवमापी है, उसके प्राथमिक परिपथ में 2.2 विद्युत वाहक बल का और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे EP की वैल्यू लिख लेता हूँ। सर ये है मेरे पास 2.2 वोल्ट और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो 1 ओम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में 20 ओम परास का एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, यानी जो रेहोस्टेट धारा नियंत्रक लगा हुआ है वो 20 ओम परास का है, यानी कि उससे मिनिमम जो प्रतिरोध है वो 0 लगाया जा सकता है और मैक्सिमम प्रतिरोध है वो 20 ओम का लगाया जा सकता है। ये इसकी रेंज है 0 से लेकर के 20 ओम तक की। विभवमापी का जो तार है उसकी लंबाई और प्रतिरोध 10 मीटर और 20 ओम है। तो यहाँ पे लंबाई L को तो कह देता हूँ मैं 10 मीटर और उसके प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को मैं R से कह देता हूँ जो कि है 20 ओम। ठीक है, उसके बाद में विभव प्रवणता का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता का न्यूनतम और अधिकतम मान कैसे निकल करके अपने पास आएगा देखते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे R की वैल्यू लिख लेता हूँ, R डैश की वैल्यू। R डैश है वो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है और तो इसके अंदर 2 वैल्यू हैं। एक मिनिमम वैल्यू है वो सर 0 ओम है और एक R डैश का मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 ओम है, क्योंकि ये इसकी परास दे रखी है। और अब मुझे कैलकुलेट करना है विभव प्रवणता को। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला मेरे पास आता है X इज इक्वल्स टू EP अपॉन सेल का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। ये मेरे पास आ जाता है I की वैल्यू और उसके बाद में मुझे आगे लिखना है R अपॉन L, तार का टोटल प्रतिरोध और तार की लंबाई। ठीक है, अब यदि मेरे को इस विभव प्रवणता की वैल्यू 2 कैलकुलेट होनी है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। सब में EP, R, L, स्मॉल r, कैपिटल R ये तो फिक्स है, केवल R डैश की वैल्यू चेंज होनी है और R डैश है वो यहाँ पे बटा में है। तो जब R डैश की वैल्यू मिनिमम होगी तो X की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और R डैश की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो अपने को विभव प्रवणता की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। एक बार R डैश की जगह 0 लिखेंगे और बटा में जब आप R डैश की जगह 0 पुट करेंगे तो विभव प्रवणता मैक्सिमम आ जाएगी और दूसरी बार R डैश की वैल्यू जब आप मैक्सिमम 20 ओम रिप्लेस करेंगे दैट टाइम आपके पास विभव प्रवणता है वो मिनिमम आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। केवल इतनी सी फिजिक्स है, आफ्टर दिस टोटली मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक एग्जाम्पल नंबर 6 और दे रखा है जो आप लोगों की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 126 के ऊपर है। पेज नंबर 126 के ऊपर है, उदाहरण नंबर 6। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं यहाँ पे धारा की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, I इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जो प्रतिरोधकता होती है, रो होता है, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 40 ×
10⁻⁸ ओम मीटर। और बाद में कह रहा है कि तार का जो काट क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू आपको दे रखी है और सवाल कह रहा है कि विभव प्रवणता x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि x की जो वैल्यू है वो धारा पे, प्रतिरोधकता पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप विभव मापी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और रिप्लेस करके इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास 0.2, उसके बाद में इसकी वैल्यू है मेरे पास 40 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में मेरे पास वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻6। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1, क्योंकि पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.8। और x है वो विभव प्रवणता है जिसका मात्रक है वो वोल्ट अपॉन मीटर होता है। तो इस तरीके से ये अपना एग्जाम्पल बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपका जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर अपन विभव मापी के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी जो सिलेबस के अंदर कटौती होनी है, आई होप कि विभव मापी के जो अनुप्रयोग हैं उनमें से 1 या 2 अनुप्रयोग रखे जाएंगे। बाकी के जो अनुप्रयोग हैं वो शायद सिलेबस में कटौती के समय काट लिए जाएंगे। तो अभी के लिए अपन केवल अगले वीडियो के अंदर विभव मापी के जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वही पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही अपना रिवाइज सिलेबस आता है, अगर उस सिलेबस के अंदर और भी एप्लीकेशन है तो उनको अपन सेपरेट से अलग से डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपना चैप्टर नंबर 6 है वो एंडिंग की स्टेज के ऊपर है और चैप्टर नंबर 5 है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।